नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भारत के उस सफर को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो 50 साल लंबा था और जिसमें एक उपनिवेश को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बना दिया। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये उन घटनाओं की एक पूरी लड़ी है जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 से। यहीं से विरोध की वो पहली चिंगारी सुलगती है। और देखते ही देखते 1919 तक आते आते ये चिंगारी एक आग बन चुकी थी। ये साल त्रासदी का भी था और हिम्मत का भी। फिर आया 1930 का दौर, जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, नमक के लिए और अपनी आज़ादी के लिए। और आखिरकार 1947 में आज़ादी का वह सूरज तो निकला, लेकिन अपने साथ बंटवारे का अंधेरा भी लेकर आया। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो शुरू होता है ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक संगठित विरोध से। यहीं से हमारे राजनीतिक माहौल में वो दरारें पड़नी शुरू हुईं जो आगे चलकर बहुत गहरी हो गईं। इस दौर में 4 बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने आने वाले संघर्ष की जमीन तैयार की। और इसकी शुरुआत हुई 1905 में बंगाल के बंटवारे के उस फैसले से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आज़ादी की लड़ाई में सबका रास्ता एक जैसा नहीं था। सूरत अधिवेशन में ये बात खुलकर सामने आ गई जब कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। एक था नरम दल और दूसरा गरम दल। सोच और तरीके दोनों बिल्कुल अलग। और यहीं पर एक और बड़ा मोड़ आया, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट। मतलब मुसलमानों के लिए अलग सीटें। ये 1909 के मोर्ले मिंटो सुधारों की देन थी। एक ऐसा फैसला जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कह सकते हैं कि बांटो और राज करो की नीति की ये एक बहुत मजबूत नींव थी। साल 1915 दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स की भारत वापसी होती है और उनके आने से आज़ादी की लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल जाता है। ये लड़ाई अब कुछ लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की एक जन आंदोलन बन जाती है। ये वो दौर है जो गांधी जी के नेतृत्व को दिखाता है। चंपारण में उनका पहला सत्याग्रह, फिर देश भर में बड़े बड़े आंदोलन और फिर अचानक उनका रुक जाना। हर घटना अपने आप में एक कहानी है। इसी बीच आया रॉलेट एक्ट, एक इतना सख्त कानून कि लोगों ने उसे नाम दे दिया ना अपील, ना दलील, ना वकील। मतलब सरकार किसी को भी बिना कोई वजह बताए जेल में डाल सकती थी। इस कानून ने लोगों के बुनियादी अधिकार छीन लिए थे। और फिर आई वो तारीख 13 अप्रैल 1919, जो भारतीय इतिहास का एक काला दिन है। अमृतसर में जलियांवाला बाग का नरसंहार। इस एक घटना ने पूरे देश के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से की आग को और भड़का दिया। अब आंदोलन ने वो रफ्तार पकड़ ली थी जिसे रोकना नामुमकिन था। अब बात सिर्फ स्वशासन की नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता की, यानी पूरी आज़ादी। ये वो दौर था जब बड़े बड़े ऐलान हुए और निर्णायक कदम उठाए गए। 1929 में पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक मांग से लेकर 1942 में अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो के आखिरी अल्टीमेटम तक। और भला दांडी मार्च को कौन भूल सकता है? नमक जैसी एक साधारण सी चीज पर लगे टैक्स के खिलाफ 24 दिन की वो पैदल यात्रा। दांडी के साहल पर नमक बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजी हुकूमत को एक खुली चुनौती थी। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनका बलिदान भारत की कहानी का, हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार वो आखिरी उथल-पुथल से भरे साल आए। अब लड़ाई सिर्फ आज़ादी पाने की नहीं थी, अब ध्यान इस पर था कि एक नए देश को बनाया कैसे जाए। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। इसी सिलसिले में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका मकसद था सत्ता के हस्तांतरण पर बात करना कि आज़ादी के बाद सरकार कैसे बनेगी, देश कैसे चलेगा, इसका एक खाका तैयार करना। देखिए, हमारे देश का संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। ये एक लंबी और बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, फिर उद्देश्य तय किए गए और सालों की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। इसी ने हमारे नए गणतंत्र की नींव रखी।
और ये हैं वो आखिरी सबसे ज़रूरी तारीखें। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान ने बंटवारे का ऐलान कर दिया। 18 जुलाई को इस पर कानूनी मोहर लग गई। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब भारत सही मायनों में गणतंत्र बना। एक युग का अंत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म। तो 1901 से 1950 तक का ये सफ़र, ये सिर्फ आज़ादी हासिल करने की कहानी नहीं थी। ये इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कहानी थी कि आखिरकार हम एक राष्ट्र के तौर पे कौन हैं और अपना भविष्य किन उसूलों पर बनाना चाहते हैं।